देखिए बाबू, पिछले क्लास आपको बाबू हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए थे बाबू, और इसमें सबसे पहले हम बताए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसको बोलते हैं बाबू जिसमें ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। ओके, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स चाहे एक ऑर्डर का हो चाहे तीन ऑर्डर का हो, लेकिन डी वाई डी एक्स उसमें रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद फिर आपको हम बताए थे बाबू ऑर्डर और डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया हुआ रहता है बाबू उसको ऑर्डर बोलते हैं। ओके बाबू, और अगर आपको डिग्री निकालना है तो अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट में अगर पॉलिनोमियल है, मतलब कहीं पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, रूट में नहीं है, ठीक बाबू, हाँ फ्रैक्शन रूट ये सब नहीं, किसी में डी वाई डी एक्स में साइन कॉफ लॉग ये सब लगा हुआ नहीं है, तो ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होता है, ऑर्डर का हाईएस्ट पावर को बाबू क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। याद होगा बाबू। अगर मान लेते हैं रूट वगैरह रहता है बाबू तो उसको हम रूट फ्रैक्शन को हटाने के बाद आपका जो आता है बाबू उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। ठीक है, याद होगा, थोड़ा प्रैक्टिस किए होंगे। इसके बाद थोड़ा फॉर्मेशन बताए थे, ज़्यादा नहीं बताए थे फॉर्मेशन में। देखिए, फॉर्मेशन का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सॉल्यूशन जो अभी करेंगे थोड़ा देर बाद वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फॉर्मेशन का मतलब निर्माण करना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। ओके, तो अगर आपको नॉर्मल बाबू इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, अलजेब्रिकल इक्वेशन जिसमें आपको एक्स वाई साइन कॉस सब रहेगा, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, निर्माण करना है। तो ऑब्वियस बात है कि ये इक्वेशन को जब तक हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो अब तक डी वाई डी एक्स नहीं आवेगा, और डी वाई डी एक्स नहीं आवेगा तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा कैसे? तो हम लोग बाबू जितना उसमें किसी भी इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट जितना जाए वो प्रेजेंट रहता है बाबू। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट होने के बावजूद भी उसका वैल्यू क्या होता है? चेंज करते रहता है, बदलते रहता है। जैसे स्टार्टिंग का अल्फाबेट का लेटर ए बी सी, ये सब आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाता है। ओके, हाँ, तो जितना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है उतना बार उसको हमको क्या करना पड़ता है बाबू? डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और फाइनल मेरा उद्देश्य क्या रहता है? जैसे सपोज करते हैं, सुनिएगा, घबराइएगा नहीं, दो गो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो गो, तो फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए, वो इलिमिनेट हो जाता है, सब लिखा हुआ है। वो इलिमिनेट करने के बाद जो फाइनल जो इक्वेशन आता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा सोचिए, घबराइएगा नहीं। आपको मैथमेटिक्स का नियम क्या है कि अगर सिंगल एक अननोन है थीटा और उसको अगर इलिमिनेट करना है, हटाना है, तो जितना को इलिमिनेट करना उससे एक हमको ज़्यादा इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। माने एक सिंगल को अगर इलिमिनेट करना है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, अगर दो चीज को इलिमिनेट करना है तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए, तीन को इलिमिनेट करना है तो चार। अब अगर वैल्यू निकालना है ना, वैल्यू, तो जाए गो अननोन का वैल्यू निकालना रहता है उतना नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। आप सन और फादर का क्वेश्चन बनाते होंगे तो एक्स वाई दो वेरिएबल रहता होगा, दो अननोन, तो इक्वेशन कै गो रहता था? दो गो। लेकिन आप ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे कि आप इलिमिनेट थीटा, तो थीटा जहाँ इलिमिनेट करना होता था वहाँ दो दो इक्वेशन दे रहता था। तो थोड़ा सा सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या इक्वेशन चाहिए? ना, इलिमिनेट वैल्यू नहीं, एलिमिनेट मतलब हटाना, गायब करना है। ठीक है, गायब करना है, तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उससे एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए। तो हमको दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन कैसे आवेगा? सुनिए ध्यान से, तीन इक्वेशन कैसे आवेगा? दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार तो डिफरेंशिएट करेंगे, एक ऊपर ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है, एक हो गया, एक ओरिजिनल जो देल रहेगा, और दो बार डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक इक्वेशन आवेगा, एक बार और कीजिएगा तो एक इक्वेशन और आवेगा, तो दो इक्वेशन तो डिफरेंशिएशन वाला हो जाएगा। अब एक ऊपर ओरिजिनल देल रहेगा, तो टोटल तीन हो जाए कि नहीं? वही तीनों के मदद से हम आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे, और आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने के बाद जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में जो रिलेशन आएगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, वही देखिए लिखे होंगे, समझाया हुआ है, थोड़ा टाइम कम था तो ज़्यादा नहीं समझाए थे। देखिए, इफ एन इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्विंग सम आर्बिट्री कांस्टेंट इज गिवन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड एज फॉलो, इस तरह से मिलता है। अगर इसमें एन वो आर्बिट्री कांस्टेंट लिखे हैं, थ्योरी है ना, कहाँ लिखे हैं, वेरिएबल इन्वॉल्विंग सम आर्बिट्री कांस्टेंट लिखे हैं, डिफरेंशिएट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट, माने जितना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है उतना बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा, एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट विथ द हेल्प ऑफ एबव इक्वेशन, माने ऊपर में जितना भी इक्वेशन आया है उसके मदद से हम आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करेंगे बाबू? एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट मतलब हटाएंगे। देन ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एक नमूना पेश किए थे। ठीक है, थोड़ा भी एक दो क्वेश्चन इस पर और बताते हैं, एगो में नहीं सीखे होंगे। ठीक है, देखिए, एक वेक्टर, एक बैच में वेक्टर पढ़ाई हो रहा है जिज्ञासा वाला में, बस आपको एक चैप्टर का खाली गैप रहा, एक चैप्टर का बस डिफरेंस है। ये आपका एक बाबू टेस्ट भी होगा, ठीक ना, आपको जो डिफिनिट और एरिया पढ़ाए हैं 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट,
और एक बोर्ड का टेस्ट अगले वीक में होगा, डिफिनिट और एरिया का टेस्ट इसी वीक में होगा 25 क्वेश्चन का। तो अभी जो रिसेंट पढ़ाई हुआ है तो आप अच्छा से मतलब देख लीजिएगा, डिफिनिट का प्रॉपर्टी, एरिया का जो कंसेप्ट है, जो डॉट वगैरह होगा अगले से पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बाबू। डिफिनिट और एरिया मिला के रहेगा 25 क्वेश्चन। और बोर्ड का क्वेश्चन जो होगा, बोर्ड का जो टेस्ट आएगा उसमें बाबू आपको मतलब अभी तक जो पढ़ाई हुआ है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तक वहाँ तक का कंसेप्ट रहेगा। हाँ, पूरा पीछे से, मतलब पीछे का वेटेज कम रहेगा, इधर जो अभी रिसेंट पढ़ाई हुआ है इंटीग्रेशन, ये सब वो टॉपिक ज़्यादा रहेगा। तो अभी रिसेंट में 2 टेस्ट होने वाला है। ठीक है, आप याद रखिएगा, बार बार हम बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, कितना डेली बोलेंगे, मतलब आपको बोल दिए टेस्ट होने वाले का, डिफिनिट एरिया का 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, इसी वीक में होगा। और बाबू ना, अभी जो 25 क्वेश्चन वाला देंगे ना, उसमें सिर्फ डिफिनिट और एरिया का दिए हैं, बाकी जो बोर्ड का टेस्ट होगा ना उसमें पूरा पीछे से रहेगा। ठीक है बाबू। हाँ, देखिए देखिए, डिफिनिट और एरिया का एकदम रिसेंटली टेस्ट होगा इस वीक में। दोनों चैप्टर मिला के दें, दोनों छोटा छोटा चैप्टर था बाबू, 25 क्वेश्चन बनाना बाबू दोनों से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हम दोनों मिला करके 25 क्वेश्चन आपका दे दिए हैं। देखिए, ये डिफिनिट और एरिया, डिफिनिट का प्रॉपर्टीज अच्छा देख लीजिएगा, जीरो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ही बताए थे उसको देख लीजिएगा। ठीक ना। हाँ, इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है, बनाना है। y² बराबर 4ax + b, और वेयर जो a और b जो यहाँ दिख रहा है बाबू, ये बाबू आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट ना भी लिखता ना तो स्टार्टिंग का अल्फाबेट का लेटर को हम आर्बिट्री कांस्टेंट समझते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह लिख के देगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया अलग बात है। तो इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2। तो इसको कितना बार डिफरेंशिएट चाहिए? 2 बार। और फाइनल जो इक्वेशन जो दिखना चाहिए ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें a और b नजर नहीं आना चाहिए, बस समझ लीजिए। आप कैसे हटाइएगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिमाग लगाइएगा। ठीक है, देखिए इसको बाबू सबसे पहले एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y² का डिफरेंशिएशन 2y और y का dy/dx, ये सब कर लेते हैं ना। हाँ, ये सब होना चाहिए सारे बच्चे से। और इसको सर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू इसको, तो 4ax आवेगा, लेकिन 4ax का डिफरेंशिएशन 4a हो जाएगा। और ये वाला 4ab, तो 4ab पूरा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। पकड़ रहे हैं क्या? अच्छा लग रहा है। देखिए, तो इसमें बाबू आपको ये ये 2 दूना 4 काट दें, 2 दूना 4 गुना में है, तो यहाँ से आपका y dy/dx बराबर कितना हो गया बाबू? 2 है। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हर हाल में 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना बाबू, हर हाल में। तो एक बार और डिफरेंशिएट करें, और फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा वो आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट को दिक्कत होगा तो पूछेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको बाबू u/v फॉर्म पर होगा, प्रोडक्ट रूल। u/v याद है बाबू? याद है बाबू? क्रिस बोलिए। y बाहर, d/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx2, बीच में प्लस का साइन, फिर आगे बोलिए dy/dx को बाहर रखेंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा मजा मिल चुका है। ओके, हाँ। तो यहाँ से y इंटू d2y/dx2 प्लस dy/dx गुना dy/dx, dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 0। बताइए, यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया वो मेरा आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाना था वो बन गया? अगर आपको इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट अगर a और b से फ्री है तो समझिए कि जो बनाना था वो हमको बन चुका है। तो क्या इसमें कहीं भी आर्बिट्री कांस्टेंट a और b नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है बाबू, नहीं आ रहा। मतलब यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल हो गया या इक्वेशन हो गया, मैंने जो हमको आवश्यकता था। इतना इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। रुक जाइए, जितना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट किसी भी इक्वेशन में रहेगा ना बाबू, उतना ही उसका ऑर्डर आवेगा। तो ऑर्डर हम डायरेक्ट इक्वेशन को भी देख के बता सकते हैं कि अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर उसका कितना होगा? 2, क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट तो उसको हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ऑर्डर तो नो डाउट 2 हो जाएगा बाबू। ठीक है, लेकिन डिग्री जब तक आप माने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाइएगा, जब तक डिग्री नहीं पता चलेगा। तो बहुत जगह पर इक्वेशन बनाने के बाद आपको ऑर्डर और डिग्री पूछा जाता है।
ठीक है, यहाँ तो खाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था, लेकिन चलिए इसका ऑर्डर थोड़ा सा गुनगुनाइएगा आप लोग। ऑर्डर 2 है बाबू, और ऑर्डर का पावर को डिग्री बोलते हैं, तो इसका पावर कुछ नहीं बाबू तो 1 है बाबू। ठीक है, कहीं फ्रैक्शन रूट फुट है नहीं बाबू, तो नो डाउट कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा हो गया। ओके, ये बनाना था बाबू, ये हम ऐसे ही अपने मन से लिखे हैं। ठीक है, चलिए सर्किल का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, जिसका रेडियस कितना है बाबू, जिसका रेडियस r है, ठीक ना, जिसका रेडियस आपको r दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका रेडियस ऑफ ऑल सर्कल्स बराबर कितना दे रहे बाबू, r, माने r क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। तो r क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो r हमको आंसर में भी दिखेगा। जो बात क्वेश्चन में शामिल रहता है वो आंसर में भी दिखता है। जो हम मानते हैं ना बाबू वो फाइनली हट जाना चाहिए, जो हम अपने तरफ से माने हैं। ओके, तो रेडियस आपको r दिया हुआ है। बोली सर तो रेडियस r रह के बहुत सा सर्किल होगा सर। हाँ होगा, जैसे देखिए, जैसे सांप का मान लेते हैं, इसका भी रेडियस 3 है, सपोज करते हैं बाबू इसका भी रेडियस 3 है। यहाँ पर भी जो सर्किल उसका भी रेडियस 3 है, तो बता यहाँ पर भी सर्किल उसका भी रेडियस 3 है, सपोज कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक सर्किल उसका भी रेडियस 3 है, सबका रेडियस 3 है। ठीक है, तो सबका इक्वेशन क्या सेम आवेगा कि अलग अलग आवेगा? सबका इक्वेशन सेम आवेगा कि अलग अलग आवेगा? अलग अलग आवेगा। सर्किल का जो इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सेंट्रल फॉर्म होता है। ये अल्फा और बीटा सर्किल का सेंटर होता है, याद होगा सर्किल का इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म में, स्टैंडर्ड ग्राफ में भी बताए हैं। अभी आप कॉपी निकाल के दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं कि सर क्या पढ़ाए हैं। ठीक है, हाँ हमको भी अच्छा लगेगा आप पकड़िएगा तो सर ना, और टीचर को पकड़ने पर उसको खराब लगता है, ठीक है ना, उसको पकड़ लीजिएगा उसका डिमेरिट को तो उसको बहुत खराब लगता है, लेकिन हमको खराब नहीं लगता है। हम बच्चा से चाहते हैं कि मेरा डिमेरिट को पकड़े, मेरा पढ़ाई का कमी को पकड़े कि सर कहाँ पर पीछे पढ़ाने में मिस्टेक कर देते हैं, ताकि अगले बार से जो बच्चा आए उसको वो चीज़ का सामना नहीं करना पड़े। हम उसको सुधार करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह का चर्चा नहीं किया हुआ है ग्राफ में तो आप हमको डायरेक्टली अभी देख करके और तुरंत बोल। अब वो रेडियस r दे रहने के बावजूद भी सारा सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, चेंज करेगा, सब अलग अलग होगा। और रेडियस r वाला r रेडियस का सर्किल जो होगा इनफाइनाइट करोड़ों अरबों होगा, 2-4 गुना होगा, करोड़ों अरबों होगा। तो सेंटर पता नहीं तो सेंटर हम मान लेते हैं। देखिए लेट सेंटर ऑफ सर्कल बराबर क्या मान लेते हैं बाबू, a, b। तो दियर फॉर इक्वेशन ऑफ s लगाए हैं सर्कल्स। क्यों s लगाए समझ में आ रहा होगा ना, करोड़ों अरबों है, करोड़ों अरबों। x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर बराबर, जैसे जैसे कॉन्स्टेंट और भी बदलेगा तो इक्वेशन वैरी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। x में से 2 घटावेंगे और x में से 4 घटाएंगे, दोनों सेम वैल्यू आएगा बाबू, अलग अलग वैल्यू आएगा। तो ये करोड़ों अरबों है, इसमें a और b आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये जो सेंटर जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, और पहले से क्वेश्चन में शामिल है। ठीक है, अब इसी जो सर्किल का इक्वेशन जो दिख रहा है वैसा सारा सर्किल का इक्वेशन है जिसका रेडियस कितना है, r है। इस सारा दुनिया का सारा सर्किल का इक्वेशन है जिसका रेडियस कितना है बाबू, r है। अब इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इसी से। ओके सर, हाँ। तो इसमें कै गो आर्बिट्री कांस्टेंट है सर, 2 गो। तो कै बार इसको चाहिए सर, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे थे, जो सर अभी जो 2 गो बताए, एक गो बताए, एगो पिछले दिन बताए थे, उसमें और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस कहेगा कि क्या अंतर है, तो बोलिएगा कि सर इसके पहले जो आप दोनों क्वेश्चन बताए इसमें ये वाला इक्वेशन सर दिया हुआ था और आप खाली डिफरेंशिएट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें इक्वेशन दिया हुआ नहीं था, इक्वेशन बनाने का सामान दिया हुआ था, जुगाड़ दिया था, व्यवस्था दिया हुआ था। ओके, लैंग्वेज का भी क्वेश्चन आता है, मतलब उसमें आपका इक्वेशन बनाने का जुगाड़ व्यवस्था दिया रहेगा। वो व्यवस्था के माध्यम से आपको इक्वेशन क्या करना पड़ेगा बाबू, बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद फिलाना पड़ेगा। इक्वेशन नहीं बना पाते हैं तो आप पहला ही राउंड में छट गए, पहला राउंड में छट गए। ठीक है, देखिए, ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना बाबू, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आराम से सुनिए, घबराइएगा ना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन आप लोग भी गुनगुनाते रहिए, अच्छा लगेगा। n x का पावर n माइनस 1, 2x का पावर, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 कॉन्स्टेंट का डिस्ट्रीब्यूट इतने रह जाएगा। हाँ, डिफ्रेंशिएशन में हम किसी बच्चा पर शक नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ इतना हो जाएगा, लेकिन इतने नहीं रहेगा इसमें। इनटू y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा डी, b कॉन्स्टेंट का डिस्ट्रीब्यूट 0, और इधर r स्क्वायर पूरा कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा
जीरो। आर भी रेडियस कांस्टेंट होता है किसी सर्किल में, सेंटर और रेडियस कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखिए तो ये दो 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 दोनों जगह उधर चल जाएगा ना कॉमन निकल के, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो, डी वाई डी एक्स बराबर जीरो। घबराइएगा नहीं जी, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं होगा घबराने से। देखिए अभी भी तो ये और भी नहीं हटा बाबू, नहीं, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डीसी 1, एक कॉन्स्टेंट का डीसी 0 तो खाली 1 रह जाएगा, और इसको u इंटू वी पर करना पड़ेगा, तो y माइनस बी बाहर रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बटा dx2 होगा, बीच में प्लस का साइन देंगे, फिर dy बटा dx बाहर रहेगा, और ये y को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो हाँ तो dy बटा dx में हो जाएगा बाबू, b कॉन्स्टेंट का डीसी 0, इधर तो 0 है, ये है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सुनिए तो यहाँ 1 प्लस y माइनस बी और ये d2y dx2 और प्लस dy बटा dx का होल स्क्वायर बराबर, बोली सर आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कर भी दिए सर, लेकिन ये y माइनस बी जो है, मैंने b जो कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट वो हटने का नाम नहीं ले रहा है सर, नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, 1 प्लस भी दिख रहा है, समझ रहे ना सर, 1 प्लस y1 दिख रहा है, नहीं वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है बाबू, हाँ माइनस तो कॉमन निकल के इधर आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ y माइनस बी इंटू y2, माइनस इधर आ गया, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस y1 है, तो कैपिटल ए में डालेंगे तो यहाँ से कैपिटल ए क्या बन जाएगा, फ्रॉम कैपिटल ए से इसको कुछ मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, फ्रॉम कैपिटल ए से x माइनस ए का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पहले से है, और इतना बराबर, ओ सॉरी इसका वैल्यू ये वाला पुट हो रहा है, y माइनस बी का होल स्क्वायर और इतना इंटू y1 का स्क्वायर आ रहा है बाबू, y1 का स्क्वायर और प्लस y माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है, और इतना बराबर आर स्क्वायर, यहाँ y1 माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से y माइनस बी का होल स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब इतना बराबर r का स्क्वायर, ओके। और यहाँ से y माइनस बी का वैल्यू जो है बहुत कम्प्लेक्स हो गया है, वही एलिमिनेट ही करना है, जब तक एलिमिनेट नहीं होगा जब तक फिर काम नहीं बनेगा। देखिए अब इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना, इसको जो आया हुआ था तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ y माइनस बी का स्क्वायर इंटू y2 का स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या करते हैं सर, देखिए ये दोनों आया है, यहाँ नहीं, यहाँ से वैल्यू इसका निकाल लेते हैं, y माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें पुट कर देते हैं, तो ए और बी का पूरा झमेला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको कुछ मान लीजिए, कैपिटल बी मान लीजिए, एक बार और समझा देंगे इसको, इसको पुट कर दीजिए, पुट इन कैपिटल बी में, पुट इन कैपिटल बी वाला गुना में इधर आकर भागा हो जाएगा, हाँ इसको निकालेंगे वाला, तो यहाँ से y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये आपको आ जाएगा आर स्क्वायर बटा y1 प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ये गुना में थे इधर आकर भागा हो गया, इसी का वैल्यू पर पुट करेंगे तो कैपिटल बी क्या बन जाएगा, कैपिटल बी बन जाएगा आर का स्क्वायर बटा 1 प्लस y1 का स्क्वायर गुना y2 का स्क्वायर, और ये उधर ये 1 प्लस y1 का स्क्वायर का पूरा का, ऐसा होगा ना, आ गया, ये वाला उधर 2 को है, इधर एक आओ गुना हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, तो ये y2 देखते हैं कैसे रहता है, ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस ये y1 का स्क्वायर, ये वाला उधर जाएगा तो हॉल क्यू हो जाएगा ना, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा बाबू, हॉल क्यू है, ऐसा देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, एलिमिनेट करना मेन टारगेट है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कम, मेरे पेरेंट्स आते थे ना, हम गया में जब रहते थे 7 साल की उम्र से, ठीक है, तो पेरेंट्स आते थे मैंने सामान वामान पहुँचाने 1 महीना पर गाँव से, ठीक है,
7 साल की उम्र से रह रहे हैं हम, समझ रहे ना। तो सामान वामान पहुँचाने आते थे, तो जो टेस्ट उस्ट जो कॉपी का होता था ना, स्कूल में जो एग्ज़ाम होता था, तो बहुत शौक से दिखाते थे फादर को, सर ना, बहुत शौक से कि मैंने पापा खुश होंगे। वो बोलते थे ना कि हमको काहेल दिखा रहा है, पढ़ेगा तो अपना लिए, नहीं पढ़ेगा तो अपना लिए, ठीक है। हाँ, ऐसा हम देख के क्या करेंगे, बनेगा तो तुम्हारा जीवन बनेगा, विवाद ज़्यादा किसी का बकबक होता है तो बच्चा बनाया नहीं जा सकता है, ठीक नहीं। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू इस फॉर्म में रहता है, पी एन बाबू को एक्स का फंक्शन है बाबू, ठीक ना, माने एक्स का टर्म होना चाहिए, पी एन डी एन वाई बटा डी एक्स एन, पी एन माइनस वन कोई दूसरा एक्स माने बगल में कॉन्स्टेंट गुना है, ठीक ना, और डी एन माइनस वन वाई बटा डी एक्स एन माइनस वन। क्या है कि धीरे धीरे जो ऑर्डर है वो क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। एन से चालू हुआ एन माइनस वन, फिर ठीक है लास्ट में पी एन डी वाई डी एक्स, फिर प्लस पी वाई बराबर क्यू। सबसे बड़ा बात इसमें खासियत क्या है बाबू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि वाई में वाई का देखिए, वाई का पावर वन, वाई का एक लीनियर टर्म है कि नहीं है, देखिए वाई का पावर वन लास्ट में वाई का लीनियर टर्म होना चाहिए, लीनियर टर्म होना चाहिए। और धीरे धीरे जो ऑर्डर है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का वो डिक्रीज करता जाना चाहिए, मैंने ऑर्डर जो है धीरे धीरे कमते चला जा रहा है, और एक आपका लीनियर टर्म वाई में दिखना चाहिए, ठीक है बाबू। हाँ, अगर इस रूप में है तो हम इसको बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में बोलेंगे। अब अगर इस रूप में नहीं है तो उसको हम नॉन लीनियर बोलते हैं, नॉन लीनियर। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि पावर ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, माने जितना भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सबका पावर हर एक जगह, माने एक तरह से डिग्री बोल सकते हैं, हर एक जगह डिग्री कितना है बाबू, हर एक जगह डिग्री 1 रहना चाहिए, माने जितना भी ऑर्डर रहे चाहे एक धीरे धीरे कमे, और हर एक का जो पावर जो डिग्री है बाबू कितना रहना चाहिए बाबू, 1 रहना चाहिए। देखिए पावर ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर 1। हाँ, डैट मीन्स आई डॉट ई डिग्री ऑफ एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, माने कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर देखिएगा तो कितना नजर आना चाहिए बाबू, 1 नजर आना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इन किस में, वाई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई का अकेला एगो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए वाला, देखिए वाई का अकेला, दो ही को बात आप पॉइंट में रखिएगा कि धीरे धीरे जो ऑर्डर है वो कमते चला जाए, और जो भी आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो पावर रहना चाहिए सबका वो कितना रहना चाहिए, 1, माने 2 3 4 ये सब रहेगा तो खत्म हो जाएगा। और वाई का एक सिंगल एक लीनियर टर्म होना चाहिए, बस इतने बात याद रखिएगा कि वाई का एक सिंगल टर्म होगा लीनियर, और आपका प्रत्येक डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो डिग्री होगा माने पावर होगा सब जगह 1 होगा, माने कहीं 2 3 4 नजर नहीं आवेगा। समझ रहे, यही खाली 2 बात माइंड में रखिए, लिख लिए थे इसको। हाँ देखिए इसका एक एग्जाम्पल एक दो को बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है बाबू d3y बटा dx3, और ये -6, और ये है बाबू d2y बटा dx2 का पावर 10, और -6y बराबर 0। ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है बाबू, नॉन लीनियर है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो कम अच्छा लगा, y का एक लीनियर टर्म भी है, लेकिन ये देखिए क्या दिख रहा है, हर एक जगह पर डिग्री 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका जो डिग्री है वो 1 नहीं है, 10 है, तो 1 नहीं है, 10 रहे चाहे 20 रहे, 1 तो नहीं है। यहाँ 1 है तो अच्छा लगा, y का लीनियर टर्म हुआ तो इसके कारण से घबरा गया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है, तो इतना इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके हाँ, और इसी का एक और ऐसा लिख देते हैं बाबू, -6 इंटू ये d2y बटा dx2 और -6y बराबर 0। ये बताइए तो लीनियर है, लीनियर ऑर्डर तो कम गया, और इसका ही पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, और y का एक लीनियर टर्म है कि नहीं है, तो इस रूप को मेंटेन कर रहा है, इस फॉर्म को मेंटेन कर रहा है। तो कैसा लीनियर है बाबू, इतना इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बाबू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खाली पकड़ना आता है सर, वैसा कुछ नहीं है। नोट 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। आपसे पूछे कि dx से हमको d को हटाना है, कैसे हटेगा, dx से d को हट, ओके dx में से d को हमको हटाना है, कैसे हटेगा, dx में से d को हटाना ऐसे से कर देंगे, d हट जाएगा। dx में से d को हटाना है, कैसे हटाएंगे बाबू, आप बोलिए बाबू, इंटीग्रेट करेंगे। हम जानते हैं बाबू कि ये dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, और x का डिफरेंशिएशन dx होता है। क्या x का डिफरेंशिएशन dx होता है, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो थोड़ा सोचिए,
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही है, dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। जब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो टर्म है d वो रिमूव नहीं होगा। नहीं होगा नहीं। तो आप थोड़ा सोचिए कि कोई भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बचपन से लिखते आ रहे, मैंने वही स्टार्टिंग से लिखते हैं ना। हाँ सुनिए, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वैसा माने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, माने डिफरेंशियल कोफिशिएंट से फ्री होना चाहिए, माने उसमें डेरिवेटिव का टर्म नज़र नहीं आना चाहिए। हाँ, डेरिवेटिव का टर्म नज़र नहीं आना चाहिए, तो नज़र नहीं आने के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक जैसे आप इंटीग्रेट किए और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी का टर्म में आया, तो प्लस सी के टर्म में आया, उसमें कुछ व्यवस्था सी निकालने का जुगाड़ नहीं दिया हुआ है, तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर सी निकालने का अगर किसी में क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन दिया रहेगा, ठीक ना, हाँ, कुछ कंडीशन का यूज करके आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी का वैल्यू निकाल दीजिएगा, निकाल के रख दीजिएगा, तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बाबू? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन बाबू आपको ये सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का बाबू अलग अलग मेथड है बाबू, मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला मेथड है बाबू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नामे से क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, माने एक्स का जो टर्म है उसको एक देने कर दीजिए और वाई का टर्म को दूसरे तरफ कर दीजिए, उसके बाद फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए। वही लिखे हैं, देखिए, टेक ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एक्स वन साइड, माने एक्स वाला जितना भी टर्म उसको एक तरफ कर देंगे, वन साइड, एंड ऑल द एक्सप्रेशन ऑफ वाई अदर साइड, अदर साइड का मतलब दूसरे तरफ कर देंगे। और करने के बाद बाबू हम उसको क्या कर देंगे बाबू? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे मतलब इंटीग्रेट जब तक नहीं करेंगे तब तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हटेगा नहीं। बोलिए सर हम नहीं समझ पा रहे हैं सर कि क्या बता रहे हैं। यहाँ निकालिएगा, देखिए एग्जाम्पल पेज नंबर 3, यहाँ देखिए पूरा समझ में आएगा। पहला फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इस पर आज होमवर्क हम देंगे। देखिए इसको बता के, देखिए आज 2 अभी बताएंगे, अभी है टाइम थोड़ा। देखिए क्वेश्चन यही आता है, दुनिया का कोई एग्जाम में जाइए, बोर्ड में जाइए, जेईई मेंस में, एनडीए में जाइए, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे लिखा रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन D.E, ऐसा लिखा रहेगा। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में, ये dy बटा dx बराबर x माइनस 1 बटा y प्लस 2, और ये y का वैल्यू -2 नहीं है। कहे -2 रहेगा तो ये -2 + 2 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 का मतलब समथिंग बटे 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना का मतलब अभी निर्माण करने में डिफरेंशियल कोफिशिएंट लाते थे, और सॉल्व करने में डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हटाना रहता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, देखिए घबराइएगा नहीं। यहाँ dy है, dy है मतलब y का टर्म होना चाहिए, y का टर्म रहता है तब ना dy रहता है, अब x का टर्म रहता है तो dx होता है इंटीग्रेशन में। हाँ, तो ये जो भागा में है ना y प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y प्लस 2 इंटू dy, और जो भागा में जो dx है उसको उधर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं ना आप लोग। हाँ, इसको यहाँ गुना हो गया, ये वाला भागा वाला उधर गुना हो गया, ये सब जानते हो, बच्चा का चीज़ है ये। हाँ, तो इधर पहले से कितना है x माइनस 1 भागा dx होने चल गया। देखिए पूरा y का गोतिया एक देने आ गया, अब x का गोतिया दूसरे तरफ चला गया, तो ये वेरिएबल सेपरेट हुआ, यस या नो? यस, वेरिएबल सेपरेट हो गया, मिला जुला सरकार नहीं है। पूरा x का टर्म एक देने है, y का टर्म दूसरे देने है। हाँ, तो ये वेरिएबल आपको सेपरेट हो गया, हो चुका है ये वेरिएबल। घबराइएगा नहीं, इतना जल्दी क्यों घबराएंगे सर, वेरिएबल सेपरेट हो गया है। अब वेरिएबल सेपरेट जब हो गया ना बाबू, तब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका y प्लस 2 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन और x माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन याद होगा? हाँ, तो फार्मूला याद कर लीजिएगा अगर भूल गए होंगे तो। y का इंटीग्रेशन y² 2 इंटू डी वाई का 2y, प्लस इधर भी आएगा, प्लस उधर भी आएगा, तो 2 जगह 4 जगह नहीं लिखाता है, एक ही जगह लिखाता है। तो यहाँ से आपको x² 2 माइनस x, और लास्ट में क्या लिख दीजिए, प्लस c लिख दीजिए। ठीक है, प्लस c लिख दीजिए। ये देखिए इसमें प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी के टर्म में आ रहा है, इसमें कहीं भी ऊपर में यहाँ पर जो इंटीग्रेशन जिसमें सी निकालना होगा ना, तो उसमें बगल में ऐसा कंडीशन दिया रहेगा कि x बराबर 0 पर y बराबर 0 है, चाहे x बराबर 0 पर y 1 है। तो इसका इस्तेमाल करके इस चीज़ का वैल्यू यहाँ पुट करके और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी निकाल लेंगे। वो अभी है नीचे, ठीक है, घबराइएगा नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी निकाल लेंगे। अगर दिया रहेगा तो कुछ कंडीशन दिया रहेगा,
और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी निकाल के अगर यहाँ पुट कर देते हैं तब वो सॉल्यूशन जो आएगा पार्टिकुलर कोई खास सॉल्यूशन हो गया। मैंने इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी अगर निकल गया कुछ 4, 5, 20, 50 तो पार्टिकुलर हो गया। लेकिन अगर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी निकालने का जुगाड़ व्यवस्था नहीं दिया हुआ, सी के टर्म में आप लिख रहे हैं तो इट इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल माने सामान्य। ओके हाँ, तो कैसा सॉल्यूशन आगे बाबू? इट इज जनरल सॉल्यूशन। इट इज जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलिए सर सॉल्यूशन आ गया, कैसे आप मानेंगे कि हम सॉल्यूशन आ गया? काहे कि इसमें कहीं फिर डी और डी एफ नजर नहीं आ रहा, हमको तो नहीं दिख रहा है। आपको अगर इसमें डी और डी एफ नजर आ रहा है तो बोलिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का टर्म नजर आ रहा है तो आप बोलिए नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये आपका फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और जो फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके हाँ, यही सॉल्यूशन होता है। लिखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक्स का गोती एक देने 6 गो मेथड है। अदर किताब में 3 ही को रहेगा, लेकिन आया बहुत सैंडल ले। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आज जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम कम है। ये माइनस अभी देख लीजिए 2-3 गो, ठीक है ना। माइनस एक्स को उधर कर दीजिए तो उधर जाके तो प्लस एक्स हो जाएगा, और उधर पहले से आपका 2 tan इनवर्स एक्स था। हमको टारगेट है कि एक्स का गोती एक दिन, वाई का गोती एक दिन होना चाहिए, तो वाई का तो एक ही गो टर्म में है, तो जो भागा डी एक्स है उधर खींचना पड़ेगा उसको। हाँ देखिए बारी बारी से कीजिए। 1 + x का स्क्वायर डी वाई बराबर x + 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू डी एक्स ना बाबू। एक वाई गड़बड़ा रहा है, भाड़ रहा है, ये वाई का टर्म शामिल हो गया है, तो इसको गुना में उधर भागा कर देते हैं। तो यहाँ से डी वाई बराबर उधर 2 टर्म है, ये भागा जगह तो अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करेंगे तो x बटा 1 + x का स्क्वायर और ये 2 tan इनवर्स x बटा अलग अलग बाबू। अब इतना इंटू, बोली वाह सर कैसे कैसे दोनों को गोतिया अलग कर दिए सर। पूरा y का गोतिया एक दिन, अब x का गोतिया दूसरे दिन हो गया। वेरिएबल सेपरेट, इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसके बाद है रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, फिर उसके बाद होमोजीनियस है, रिड्यूसिबल होमोजीनियस है, लीनियर है, ठीक है, ये सब फॉर्म है, ठीक है ना बाबू। हाँ उसी फॉर्म से आपको अलग अलग मतलब वो सॉल्व होता है, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करें, अब क्या कर दे बाबू क्रिस, इंटीग्रेट। वेरिएबल जब सेपरेट हो गया तो कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन में कोई बच्चा फंस जाए, वो क्वेश्चन ही अलग हो गया। देखिए तो यहाँ से आपका डी वाई का इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो x बटा 1 + x का स्क्वायर डी एक्स और प्लस 2 बाहर हो गया, और यहाँ tan इनवर्स x बटा 1 + x का स्क्वायर डी एक्स। थोड़ा सा मदद कीजिए बाबू हमको, यहाँ पर इसको कैसे इंटीग्रेट करें, मदद। हाँ 1 का DC 0, x स्क्वायर का DC 2x, तो 2x नहीं है तो 2 तो कांस्टेंट है, ऐसा होता है, चुटकी होता है चुटकी। और यहाँ पर बोली मदद कीजिए। हाँ tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन है, देखिए धीरे धीरे हो समझ रहे ना, पढ़ा हुआ कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये बाबू इसको अगर हम लोग इसको अगर हम लोग t मानेंगे तो इतना गुना dx को क्या लिखेंगे, dt। और यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम लोग लेट करते हैं, tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में टी नहीं 2 जगह मान सकते हैं, ये टी खुद यहाँ है, टी खुद यहाँ, एक ही सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तो नहीं बाबू, ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन वाला टी कहाँ पर रखाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए अब इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू, तो बोलिएगा थोड़ा गुनगुनाते रहिएगा। 1 बटा 1 + x स्क्वायर और उधर डी जेड बटा डी एक्स आएगा, तो इधर डी एक्स गुना हो जाएगा तो इतना बराबर डी जेड हो जाएगा, ठीक है बाबू क्रिस। हाँ देखिए तो यहाँ से दियर फॉर, यही पूरा चैप्टर है जब तक चलेगा, यही पूरा चैप्टर इसी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ डी टी बटा टी हो जाएगा, ये 1 बटा 2 और ये डी टी अपॉन टी, और ये +2 इंटू tan इनवर्स x को जेड माने हैं, और ये डी एक्स बटा इतना को डी जेड लिखेंगे। हाँ इतना डी जेड। अब इंटीग्रेशन तो सबका जानवे करते हैं, डी वाई का वाई और बराबर ये आपका 1 बटा 2 ln mod ऑफ टी और +2 जेड का DC जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस ये सब कर लेते हैं ना। हाँ ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इसमें टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से y बराबर 1 बटा 2 इंटू ln mod ऑफ टी 1 + x स्क्वायर। तो 1 + x स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें मॉडुलस लगाने का आवश्यकता न है। मॉडुलस मैंने दूसरे जगह आंसर देखिएगा तो वहाँ मॉडुलस नहीं लगा हुआ रहेगा, क्योंकि 1 + x स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन लगा भी दिए तो कोई गलती नहीं होगा। और यहाँ पर बाबू आपका जेड स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर मतलब tan इनवर्स x का होल स्क्वायर + c। शायद आंसर जो यहाँ तक मेरा आइडिया है
ये 1/2 यहाँ लॉग के साथ नहीं रहता है, तो गुना में है तो पावर का पावर चला जाएगा। जैसा मैंने सब जगह रहता है वैसा ही हम भी बता रहे बाबू, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से आपको ऐसे भी लिख दिया, कोई गलती ना हो जाएगा। 1 + x² का पावर 1/2, फिर पावर का पावर बाहर निकल के गुना हो जाएगा। और इतना बराबर बाबू ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c, आई पावर 1/2 को रूट बोला जाता है, जानते होंगे। तो यहाँ y बराबर ln √1 + x का स्क्वायर और ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। देखें यही आपका सॉल्यूशन हो गया। कहीं डिफरेंशियल कोफिशिएंट नज़र आ रहा है तो मिटार के हटा दिए, डी हटा दिए, सब जगह मिटा दिए नहीं।